आर्यवीर सिंह डेरे पर जाने के लिए मर्दाना हिस्से से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक काव्या आकर उससे टकरा गई। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसका पूरा शरीर डर से काँप रहा था। आर्यवीर कल रात ही हवेली लौटा था, लेकिन किसी से ठीक से मिल नहीं पाया और अपने कमरे में आराम करने चला गया। सुबह गांव के कुछ लोग उससे मिलने आए तो वो बैठक में बैठ गया। अब डेरे से लौटकर वो सबसे मिलने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही काव्या से उसकी ज़ोरदार टक्कर हो गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसने सख्त आवाज़ में पूछा। काव्या पहले ही डरी हुई थी। उसके इस अंदाज पर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, शब्द गले में अटक गए। उसकी चादर सिर से खिसक कर कांधों पर आ गई थी। लंबे काले बाल कमर तक बिखरे हुए थे, कुछ लटें बार बार चेहरे पर आ रही थीं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आर्यवीर एक पल के लिए उसे देखता रह गया। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अभी उसके लिए ये जानना ज़रूरी था कि वो कौन है। उसने फिर सवाल दोहराया और एक कदम आगे बढ़ा। काव्या पीछे हटने लगी। उसका पैर पत्थर से टकराया और वो गिरने ही वाली थी कि आर्यवीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी धड़कनें आर्यवीर के सीने से टकरा रही थीं। इस नज़दीकी से दोनों ही घबरा गए। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। काव्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी उसके करीब थी। उसने अपनी कमर से आर्यवीर का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि आर्यवीर उसे बहुत करीब खींच चुका था। पहले ये तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ मर्दाना हिस्से में क्या कर रही हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ औरतों का आना मना है? उसके सख्त लहजे से काव्या की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह पता है क्या करना है और क्या नहीं। आप मेहरबानी करके मुझसे दूर हो जाइए और ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत कीजिए। उसने पूरी ताकत से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया। आर्यवीर बस एक कदम पीछे हटा और हैरानी से उसे देखने लगा। तुम जानते भी हो किससे बात कर रही हो? मैं इस गांव का सरदार हूँ। मेरे एक इशारे पर लोग तुम्हें ज़मीन में जिंदा गाड़ देंगे। ये सुनकर काव्या सहम गई। अपना चेहरा छुपाते हुए वो तुरंत हवेली के अंदर की तरफ भाग गई। आर्यवीर काफ़ी देर तक उसे जाते देखता रहा, फिर बेचैनी से अपना माथा मलने लगा। अभी भी उसे अपने सीने पर उसकी धड़कनों का एहसास हो रहा था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर वो लड़की इतनी डरी हुई क्यों थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और गाड़ी में बैठ गया, लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में वही लड़की घूमती रही। उसे लगा शायद वो हवेली में काम करने वाली कोई लड़की है, लेकिन उसका अंदाज वैसा नहीं था। उसने काले रंग का बहुत सुंदर सूट पहन रखा था, जिसका गला काफ़ी डीप था। ये ख्याल आते ही आर्यवीर की बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि आज तक किसी लड़की ने उसे इतना परेशान नहीं किया था। तभी दादाजी ने उसे आवाज़ दी तो वो होश में आया और सामने बैठे लोगों की बातें सुनने लगा। शाम को जब आर्यवीर सिंह हवेली वापस आया तो पूरा खानदान उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके आने पर एक बड़ी पार्टी रखी गई, जिसे देखकर उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई, क्योंकि उसे ऐसी पार्टियों का बिल्कुल शौक नहीं था और वो अच्छी तरह जानता था कि अक्सर ऐसी पार्टियों में क्या होता है। उसे लगा कि दादाजी अब हवेली की सारी लड़कियों को उसके सामने लाकर खड़ा कर देंगे और उससे कहेंगे कि इनमें से किसी एक को पसंद कर लो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स हो गया। तभी उसकी नज़र लाउंज के दरवाजे पर पड़ी, जहां से काव्या बाहर आ रही थी। उसने सफ़ेद रंग की टाइट मैक्सी पहनी हुई थी, जिसमें उसका फिगर साफ नज़र आ रहा था। दुपट्टा गले में था, बाल खुले हुए थे। हल्का सा मेकअप उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। आर्यवीर की नज़रें अनायास ही उस पर टिक गईं, लेकिन साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था कि इतने लोगों के बीच उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। उसकी नज़रें उसका पीछा करते हुए कोने तक पहुंची, जहां वो राघव के साथ खड़ी हंसते हुए बातें कर रही थी। ये देखकर आर्यवीर ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी जलन क्यों हो रही है। तभी विमान ने उसकी नज़रों का पीछा करते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, कहीं तुम्हें इस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? आर्यवीर ने तुरंत सिर झटका और बोला, मेरा टेस्ट इतना भी ख़राब नहीं है कि मैं ऐसी लड़कियों को पसंद करूं।
सुनीता देवी जो राघव की मम्मी थी वहां पहुंच गईं। कमला देवी ने काव्या की तरफ गुस्से से देखा और बोली, अब कौन सा नया तमाशा करने वाली हो तुम? अगर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत की फिक्र तो कर लिया करो। क्यों हर वक्त सबके सामने हमारी बेइज्जती करवाने पर तुल जाती हो? सुनीता देवी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव तुरंत उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया और सख्त आवाज़ में बोला, आप इन्हें हाथ भी नहीं लगाएंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। काव्या को तुम जाओ अपने कमरे में। काव्या उसके पीछे खड़ी डर से काँप रही थी, जबकि आर्यवीर सिंह की नज़रें लगातार उसे देख रही थीं, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रही हों। दिन में भी वो ऐसे डरी हुई थी। अब तक उसे काफ़ी कुछ समझ आ चुका था, लेकिन पूरी सच्चाई अभी भी बाकी थी। काव्या के जाते ही सुनीता देवी ऊंची आवाज़ में उसे कोसने लगी, कहने लगी कि उसके माँ बाप उसे हमारे सिर पर बोझ बनाकर चले गए। ये सुनकर दादाजी से रहा नहीं गया और उन्होंने सख्ती से कहा, बस करो, अब और एक शब्द नहीं। सबिता देवी इसके बाद वो बड़बड़ाते हुए चुप हो गईं। उधर काव्या अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर मुंह छुपाकर छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। चादर को कसकर पकड़कर रोते उसकी सिसकियां रुक ही नहीं रही थीं। थोड़ी देर बाद राघव चुपके से सबकी नज़रों से बचता हुआ अंदर आया और कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुद ही खुल गया। काव्या अंदर उल्टी लेटी हुई थी, उसकी पीठ थोड़ी खुली हुई थी और उसके बाल बिखरे थे। राघव एक पल के लिए रुक गया, फिर खुद को संभालते हुए धीरे से बोला, काव्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ सुनते ही काव्या झटके से उठ बैठी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं, आंसू उसके चेहरे और गर्दन तक बह रहे थे और बाल उससे चिपक गए। राघव का मन किया कि उसके आंसू पोंछ दे, लेकिन उसने खुद को रोका। काव्या रोते हुए बोली, राघव तुम जानते हो ना मैं बेगुनाह हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हारी मम्मी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? तुम इन्हें बताते क्यों नहीं हो? ये कहते हुए काव्या उठी और सीधे राघव के गले लग गई। राघव तो एकदम से जड़ हो गया, जैसे समझ ही नहीं आया क्या करे। फिर उसने हल्के से अपने हाथ उसके चारों तरफ रख लिए। उसके हाथ काव्या की खुली कमर को छू रहे थे, लेकिन काव्या को कुछ होश ही नहीं था। उसने अपनी ज़िंदगी के 15 साल अमेरिका में बिताए थे, इसलिए वो काफ़ी मॉडर्न थी। अपने मम्मी पापा के एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद वो इंडिया आई थी, लेकिन यहाँ सब उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। ऊपर से 1 साल पहले वो हादसा भी हो गया, जिससे उसकी इज्जत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। असल में एक रात उसका ही एक कजिन उसके कमरे में घुस आया और उसे परेशान करने लगा। इससे पहले कि वो कुछ गलत करता, काव्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया। वो रो रो कर सबको अपनी बेगुनाही बता रही थी, लेकिन उसका कजिन उल्टा उसी पर इल्ज़ाम डाल रहा था कि उसी ने उसे बुलाया है। उस वक्त एक नौकरानी ने काव्या के हक़ में गवाही दी थी। फिर भी घर के ज़्यादातर लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसे बदनाम कर दिया। काव्या जब 3 साल पहले हवेली आई थी, तभी उसकी राघव से अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन राघव के दिल में उसके लिए सिर्फ दोस्ती नहीं थी, वो उसे बहुत चाहता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर उसकी माँ की वजह से चुप था और अभी उसका करियर भी ठीक से सेट नहीं हो पाया था। उसे लगता था कि अब वो अगर काव्या को लेकर अलग हो गया तो उसे ठीक से रख भी नहीं पाएगा, इसलिए वो पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि बाद में अब उसे अपनी दुल्हन बना सके। अभी भी काव्या काफ़ी देर तक उसके सीने से लगी उसकी शर्ट पकड़कर रोती रही। जब राघव की हालत संभलना मुश्किल हो गई तो उसने धीरे से खुद को उससे अलग कर लिया। काव्या को भी अपनी गलती का ज़ोर से एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी। राघव ने नज़रें चुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम बस रिलैक्स हो जाओ। उसकी नज़रें बार बार काव्या पर जा रही थीं, जो उस वक्त बिना दुपट्टे के थी। फिर उसने हल्के से कहा, और प्लीज़ दुपट्टा ले लो। ये सुनते ही काव्या थोड़ी घबरा गई और तुरंत दुपट्टा अपने चारों तरफ लपेट लिया। राघव थोड़ा सख्त होते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में मत आया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग तुम्हें अजीब नज़रों से देखते हैं। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे लिए कितना पॉजिटिव हूँ। ये सुनकर काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हैरानी से उसकी आंखों में देखा, जहाँ उसके लिए जज्बात साफ नज़र आ रहे थे। वो फिर से नज़रें चुराकर बात बदलते हुए जल्दी से बोली, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे। मैं अब और सब कुछ नहीं सह सकती।
ये सुनकर राघव आगे बढ़ा, उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगा। ये मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखना और ज़्यादा मत सोचना। रोना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती। यह कहकर उसने हल्के से उसके वार रगड़े और कमरे से बाहर निकल गया। फिर सीधे हवेली से भी चला गया। उसने अपने दोस्तों से मिलना था और वैसे भी अब पार्टी में उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि काव्या वहाँ नहीं थी। जहाँ काव्या नहीं होती वहाँ राघव का रुकना भी बेकार था। उधर दादाजी ने सब मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और शांत अंदाज में आर्यवीर की तरफ देखते हुए बोले, आज मेरे पास आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। मैंने अपने पोते का रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनते ही आर्यवीर सिंह के मुंह से जूस लगभग बाहर आ गया। उसने हैरानी और यकीन न होने वाले अंदाज में दादाजी की तरफ देखा। उन्होंने बिना उसे पूछे उसकी शादी तय कर दी। पहले उसे लगा शायद मजाक हो रहा हो, लेकिन दादाजी के चेहरे से गंभीरता देखकर समझ आ गया कि ये मजाक बिल्कुल नहीं है। फिर दादाजी ने साफ साफ कहा, मैंने अपना फैसला किया है कि अगले हफ्ते आर्यवीर और काव्या की शादी होगी। इसके लिए एक बड़ी फंक्शन रखी जाएगी और उसी दिन विदाई भी होगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे मेहमान एकदम चुप हो गए, जैसे सबको झटका लग गया हो। वहीं आर्यवीर के अंदर से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले जो लड़की भागती हुई अंदर गई थी, राघव उसे काव्या कहकर बुला रहा था। जैसे ही सारी बातें उसके दिमाग में क्लियर हुई, उसके अंदर गुस्सा भर आया। उसने मेहमानों के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात में सीधे दादाजी के पास पहुंच गया और बोला, दादाजी, आप ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा रहे हैं जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं गांव का सरदार होकर उससे शादी कर लूं। ये सुनते ही राजेंद्र सिंह गुस्से में आ गए और बोले, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। जहां तक मेरी पोती का सवाल है, वो बहुत अच्छी और मजबूत किरदार वाली लड़की है और मैं खुद उसकी गवाही देता हूँ। तुम लोगों की बातों में मत आओ और तुम्हारी शादी तय कर दी है। हमारे ख़ानदान में एक बार जो बात हो जाए उससे पलटा नहीं जाता। आर्यवी ने थोड़ा नरम होते हुए कहा, लेकिन दादाजी, मुझे उससे प्यार नहीं है। इस पर दादाजी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, फिक्र मत करो, थोड़ा वक्त उसके साथ बिताओगे तो खुद ही उसे चाहने लगोगे। वो इतनी मासूम और खूबसूरत है कि तुम चाहकर भी उसे दूर नहीं रह पाओगे। अब जाओ, मुझे आराम करना है। तुम भी जाकर आराम करो। उधर काव्या भी सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन तभी इशिका वहां आई और उसे झकझोर कर उठा दिया। उसने गुस्से से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और उसे बुरा भला कहते हुए नागिन तक कह दिया। काव्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके कानों में बस सनसनाहट सी हो रही थी। फिर जब पूजा ने उसे बताया कि दादाजी ने उसका और आर्यवीर सिंह का रिश्ता तय कर दिया है, तो वो खुद भी हैरान रह गई। वो तो राघव से प्यार करती थी, फिर आर्यवीर से शादी कैसे कर सकती थी? उसने यकीन न करते हुए तुरंत ना में सर हिला दिया। इस वक्त वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। इश्का रोते हुए वहाँ से जा चुकी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा राघव होगा, लेकिन क्योंकि वो उससे बात करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर आर्यवीर सिंह अंदर आया। लंबा चौड़ा कद, सादा कुर्ता पैजामा और कंधे पर काली चादर, पूरा सरदार वाला रौब उसमें था। वो आराम से मूंछों को ताव देता हुआ कमरे के बीच में आकर खड़ा हो गया। काव्या अभी भी बिखरी हालत में बैठी थी। उसकी शर्ट का गला भी थोड़ा अजीब सा था, जिस पर आर्यवीर ने नज़र पड़ते ही नज़रें हटा लीं। काव्या ने खुद को संभालते हुए सख्त बनने की कोशिश की और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और बिना इजाज़त मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? लेकिन उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। उसकी ये हिम्मत देखकर आर्यवीर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, ये जुबान कभी मेरे सामने चल रही है ना? ये अगर ये शाम को दादाजी के सामने चलती तो तुम्हारी हालत कुछ और होती। वो बार बार उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए नज़रें भी हटा रहा था। काव्या अचानक उठी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। देखिए मिस्टर, आप यहाँ नए आए हैं, आपको कुछ पता नहीं है, इसलिए बेहतर है चुप रहें। और अगर आप इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को मना करने आए हैं तो पहले ही बता दूं, मुझे भी आपसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं भी किसी वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही अचानक लाइट चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया।
वो डर के मारे जोर से चीखी और अगले ही पल भागकर आर्यवीर सिंह से लिपट गई। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो घबराहट में उस पर चढ़ने जैसी हरकत करने लगी, यहाँ तक कि उसने अपनी टांग भी उसकी चारों तरफ कस ली। अचानक हुए इस सब में आर्यवीर अपना बैलेंस खो बैठा और दोनों लड़खड़ाते हुए बेड पर गिर गए। अब हालत ये थी कि काव्या नीचे थी और आर्यवीर उसके ऊपर। काव्या पूरी तरह उसके नीचे दबी हुई थी। वो घबराई हुई बोली, उठिए, ये क्या कर रहे हैं आप? तभी उसने अपनी कमर पर उसके हाथों का हल्का एहसास हुआ तो वो और बेचैन हो गई। आर्यवीर जैसे ही उससे हटने लगा, काव्या ने तुरंत उसकी शर्ट पकड़कर उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया और डरी हुई आवाज़ में बोली, अभी मत जाइए, अभी अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई भूत ना आ जाए। ये बात सुनकर आर्यवीर एक पल को हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की मासूम है या बेपरवाह या थोड़ी पागल। कुछ देर दोनों ऐसे ही चुप पड़े रहे। काव्या उसकी गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस कर रही थी और खुद भी संभल नहीं पा रही थी। तभी अचानक लाइट आ गई। रोशनी होते ही काव्या ने देखा कि आर्यवीर का चेहरा उसके बहुत करीब है, तो वह बुरी तरह घबरा गई। उसने झट से अपने हाथ उसके सीने पर रखे और उसे पीछे धकेल दिया और खुद जल्दी से पीछे बेड पर खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। वहीं आर्यवीर चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी नज़रें जैसे काव्या को पूरी तरह पढ़ने की कोशिश कर रही थीं और वो साफ समझ रहा था कि वो अब बच्ची नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से एक परिपक्व लड़की बन चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले तुम जो बोल रही थी उसे दिमाग से निकाल दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हें दादाजी के इस फैसले से कोई परेशानी नहीं है। आर्यवीर सिंह ये कहते उसकी तरफ बढ़ा और उसके बालों की एक लट उंगली में घुमाने लगा। जैसे ही उसने हल्का सा खींचा, काव्या के होठों से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। फिर वो धीमे लेकिन सख्त अंदाज में बोला, और हाँ, जब भी हवेली में किसी के सामने जाओ तो थोड़ा ठीक से रहा करो। मुझे पता है तुम मॉडर्न माहौल में पली बड़ी हो, लेकिन यहाँ रहते हुए तुम्हें 3 साल हो चुके हैं। अब तक तो समझ जाना चाहिए था। ये कहते हुए उसने उसकी शर्ट को पीछे से हल्का सा ऊपर खींचकर ठीक कर दिया ताकि खुलापन थोड़ा कम दिखे। काव्या ने भी तुरंत दुपट्टा उठाकर खुद को ढक लिया। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो बार बार ये बात क्यों भूल जाती है कि हवेली के मर्द पुराने ख्यालों वाले हैं। अब आप यहाँ से जाएं। वो अपना लाल होता चेहरा झुका कर बोली। आर्यवीर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, अभी जा रहा हूँ, लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर आऊँगा और तब देखूँगा तुम कैसे मुझे खुद से दूर रखती हो। यह कहकर वो उसके गाल को हल्के से छूता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। काव्या वहीं खुद को कोसने लगी। राघव उससे कितनी बार समझा चुका था कि अपने कपड़ों और कमरे की सिक्योरिटी का ध्यान रखा करो, दरवाज़ा भी अंदर से लॉक किया करो, लेकिन वो हर बार भूल जाती और बाद में पछताती। अभी भी आर्यवीर के साथ बिताए वो करीब के पल उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसका छूना उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। ऊपर से इशिका की बातें उसे और परेशान कर रही थीं। उसने साफ धमकी दी थी अगर उसने आर्यवीर से शादी की तो वो अपनी जान दे देगी। काव्या पूरी तरह उलझ चुकी थी। सुबह उसने दादाजी से बात करने की सोची, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं हुए। किसी की बातों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है और इशिका इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी जान दे दे। वो तुम्हारी सोच से कई ज़्यादा चालाक है। मैंने ये फ़ैसला पूरे ख़ानदान के सामने लिया है। अब इसे पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता। तुम बस अपनी शादी की तैयारियां शुरू करो, अपने पसंद का लहंगा बनवाओ, पार्लर बुक करो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि इस हवेली का सबसे काबिल बेटा तुम्हें मिल रहा है। और जहाँ तक इशिका की बात है, उसके लिए मैंने राघव के बारे में सोच रखा है। ये सुनकर काव्या बिल्कुल चुप हो गई, जैसे उसके होठों पर ताला लग गया हो। वो चाह कर भी नहीं बोल पाई कि वो राघव को पसंद करती है,
क्योंकि दादाजी के उस पर बहुत एहसान थे। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मना करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। उसके दिमाग पर एक अजीब सा बोझ आ गया था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे इस रिश्ते के लिए मजबूर कर रही हो। जब राघव को ये सब पता चला तो उसका हाल भी इश्का जैसा ही हो गया। उसने पूरे घर में हंगामा कर दिया। उसने काव्या से बात करने की कोशिश की तो काव्या ने सिर झुकाकर धीमे से कहा, मैं बहुत मजबूर हूँ। दादाजी ने मुझ को कसम दी है, मैं चाहकर भी इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दो। तो वो राघव का हाथ पकड़ने ही वाली थी कि राघव एकदम पीछे हट गया। उसने गुस्से में बोला, बस मुझे सब समझ आ गया। और शायद इशिका तुम्हारे बारे में सही कहती थी, तुम बिल्कुल भी मासूम नहीं हो। तुम तो बस मौका देकर अपना फ़ायदा उठाती हो। ये सुनते ही काव्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो, क्योंकि जिस इंसान पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था वही आज उसे गलत समझ रहा था। आज वही इंसान उसके खिलाफ खड़ा था। राघव, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? काव्या गुस्से में चिल्लाई। हाँ, मुझे सब पता है। राघव भी ऊंची आवाज़ में बोला। तुम जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बचपन से सिर्फ तुम्हें ही चाहा है मैंने, फिर भी तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पता है क्यों? क्योंकि वो आर्यवीर सिंह है, मुझसे ज़्यादा काबिल, ज़्यादा अमीर, और तुम जैसी लड़कियों को यही सब चाहिए होता है। ये सुनते ही काव्या का हाथ उठा उसके गाल पर पड़ गया। बस अब एक शब्द भी मत बोलना, उसने गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहा। पहले मुझे अफसोस था, फिर मैंने ये रिश्ता माना, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब समझ आ गया कि यही सही था। इतना कहकर वो सीधा अपने कमरे में चली गई, जबकि राघव काफ़ी देर तक खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। वो भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। दूसरी तरफ हवेली में काव्या और आर्यवीर सिंह की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। काव्या खुद को कमरे तक ही सीमित कर चुकी थी और आर्यवीर डेरे के कामों में बिजी था। शादी का लहंगा भी सुजाता जी ने पसंद किया था और सारी तैयारियां वही देख रही थीं। वो हमेशा से काव्या का बहुत ख्याल रखती थीं और इस रिश्ते से खुश भी थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि काव्या दिल की बहुत साफ है। शाम को काव्या लान में टहल रही थी कि अचानक उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो आर्यवीर सिंह खड़ा था, वही रौबदार अंदाज। वो उसे गौर से देख रहा था। काव्या ने तुरंत नजरें झुका ली। क्या तुम राघव से प्यार करती हो? उसने बिना किसी घुमाव के सीधे पूछ लिया। काव्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे राघव से नफरत है। आर्यवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ मेरा ख्याल होना चाहिए, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मत। ये कहते उसने काव्या का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसके पूरे बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसे आर्यवीर से एक अनजाना सा डर महसूस होने लगा था। जैसे ही वो थोड़ा और करीब आया, काव्या धीरे से पीछे खिसकने लगी। फिर आर्यवीर बोला, तुम्हें पता है, बचपन में मैं तुम्हें अपनी गोद में खिलाता था। काव्या ने मासूमियत से सिर हिला दिया। मुझे कुछ याद नहीं, आर्यवीर ने कहा। मुझे सब याद है। जब मैं अपने पापा के साथ लंदन आया था तब तुम बहुत छोटी थी और अभी भी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई हो। काव्या जानती थी कि दोनों के बीच करीब 8 साल का फ़र्क है, लेकिन इस हवेली में ऐसी बातें कोई मायने नहीं रखती थी। एक बार रिश्ता तय हो जाए तो बस यही आखिरी होता है। काव्या ने घबरा कर कहा, मुझे अब जाना चाहिए, और तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर अंदर भाग गई। आर्यवीर उसे जाते हुए देखकर हल्के से मुस्कुराया और धीरे से बोला, कब तक मुझसे भागोगी? अब उसे काव्या सच में अच्छी लगने लगी थी। उसे उसके पुराने किस्से के बारे में भी पता था, लेकिन उसने कभी यकीन नहीं किया। वो जानता था कि काव्या थोड़ी मॉडर्न और नादान हो सकती है, पर गलत नहीं। उधर राघव हवेली छोड़कर जा चुका था। उसकी माँ कमला देवी बहुत परेशान थी और उन्होंने खूब हंगामा भी किया, लेकिन दादाजी का इस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ काव्या की खुशी थी, जो पिछले 3 सालों में इस हवेली में दुख झेल रही थी। इसी वजह से वो आर्यवीर
इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वही काव्या को खुश रख सकता है। आखिरकार शादी का दिन आ गया, और क्योंकि उसी दिन काव्या की विदाई भी थी, काव्या को गहरे लाल रंग का लहंगा पहनाया गया। उसका हुस्न उस लाल जोड़े में और भी निखर गया था। डार्क रेड लिपस्टिक और ब्राइडल मेकअप में वो सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आर्यवीर ने जैसे ही उसे पहली बार देखा, उसकी नज़रें उस पर टिक कर रह गईं, जैसे हटाने का मन ही ना हो। उसने मन ही मन में सोचा कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और उसके दिल में काव्या को पाने की बेचैनी बढ़ती चली गई। उसका बस चलता तो वो वक्त को तेजी से आगे बढ़ा देता, ताकि रात जल्दी आ जाए और वो उसे अपने करीब महसूस कर सके। लेकिन रस्में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। रुखसती के बाद भी हवेली में अलग अलग रस्में चलती रहीं, और उसकी बेचैनी बढ़ती गई। रात में उसके दोस्त उसे अपने साथ ले गए और देर तक रोके रखे। फिर जब वो वापस आया तो दरवाजे पर दोस्तों ने उसे रोक लिया और पैसे मांगने लगे। उसने बिना देर किए 1 लाख का चेक उठाकर उन्हें वहां से हटाया और जल्दी अंदर जाने की कोशिश की। अंदर बैठी काव्या ये सब सुन रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आर्यवीर के लहजे में बेचैनी उसे साफ महसूस हो रही थी, जिससे वो खुद भी घबरा गई और अपनी हथेलियां आपस में मसलने लगी। वो उम्र के उस दौर में थी जहां भावनाएं बहुत गहरी और तेज होती हैं, और आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। कमरे में चंदन और गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। माहौल पूरी तरह से सजा हुआ था। जब आर्यवीर कमरे में दाखिल हुआ तो उसके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास और रौब था, और काव्या लाल जोड़ों में सजी पलंग के बीचों बीच बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आहट सुनकर काव्या और ज़्यादा सिमट गई। आर्यवीर उसके पास आकर बैठा तो उसकी अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुई। उसने बहुत नरमी से काव्या का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका हाथ पसीने में भीगा हुआ था और ठंडा पड़ रहा था। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो काव्या? उसने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से पूछा। उसके लहजे में अब सख्ती नहीं बल्कि एक अजीब सी नरमी और बेचैनी थी। काव्या घबरा कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्यवीर की पकड़ मजबूत थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, काव्या डरते हुए बोली, लेकिन आर्यवीर ने उसकी बात पूरी तरह नहीं सुनी। वो खौफ में थी और उसका चेहरा डर से सुर्ख हो रहा था। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और ख़ुद को थोड़ा पीछे करने लगी, लेकिन उसकी हर कोशिश के साथ आर्यवीर और करीब आता जा रहा था। काव्या बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि अब दोनों के बीच दूरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो कांप रही थी, और आर्यवीर ने उसकी हालत महसूस करके थोड़ा शांत होने की कोशिश की। उसने हल्के से उसे संभालते हुए पास बैठा लिया। काव्या का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और वो बेचैनी में उसकी पकड़ में आ गई। आर्यवीर ने उसका चेहरा थोड़ा ऊपर किया ताकि वो उसकी आंखों में देख सके, लेकिन काव्या ने डर के मारे आंखें झुका लीं। उसकी बेचैनी देखकर आर्यवीर की नज़रें भी गंभीर हो गईं, और वो खुद भी अंदर से बेचैन हो गया। उसने धीमे से कहा, अब तुम बस मेरी बात समझो। लेकिन काव्या पहले ही बहुत डर और उलझन में थी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल आर्यवीर सिंह उसके होठों की तरफ झुका और दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। काव्या पूरी तरह घबरा गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। वो उस पल के एहसास से बुरी तरह बेचैन और भावुक हो गई। थोड़ी देर बाद आर्यवीर उससे अलग हुआ और उसकी तरफ देखते हुए धीमे से उसके सिर से दुपट्टा हटाने लगा। उसमें लगी पिनें एक एक करके निकाल दी। दुपट्टा जैसे ही उसकी कंधों पर आया, उसके खुले बाल उसकी कमर तक बिखर गए। आर्यवीर एक पल को उन्हें देखकर रुक, फिर उसने बहुत नरमी से उसके गहने उतारने शुरू किए ताकि उसे आराम मिल सके। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी खामोशी और मोहब्बत और अपनापन था, जिससे काव्या और ज़्यादा असहज और भावुक होती जा रही थी। कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह शांत और भारी हो गया। दोनों की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे संभाले। वो चाह कर भी उस नज़दीकी से खुद को अलग नहीं कर पा रही थी। आर्यवीर ने महसूस किया कि वो घबरा रही है, इसलिए उसने धीरे से संभालते हुए बेड पर बिठा दिया और उसका ध्यान रखने की कोशिश की ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। उस वक्त काव्या के दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं और उसका दिमाग
पूरी तरह उलझा हुआ था। उसे समझ आ गया कि आर्यवीर की मौजूदगी उसके लिए अब बहुत गहरी और असरदार होती जा रही है, और अब काव्या सच में खुद पर काबू नहीं पा रही थी, क्योंकि आर्यवीर की मौजूदगी और उसका स्पर्श उसे खुद से भावुक कर रहा था। आर्यवीर एक बार फिर उसके करीब झुका ताकि उसकी गर्म सांसें काव्या के चेहरे को छू रही थी, जिससे वो अंदर तक कांप गई। वो धीरे धीरे उसे और करीब खींच रहा था और काव्या उस पल के असर में खोती जा रही थी। काव्या पहले ही भावनाओं के भंवर में थी और अब वो पूरी तरह से टूटती और संभलती हुई महसूस कर रही थी। उसने अनजाने में अपने हाथ उसके बालों में फंसा दिए और उसे और करीब कर लिया, जैसे वो खुद उस एहसास में खो देना चाहती हो। इसी भावुक पल में आर्यवीर ने उसे और संभालते हुए बहुत करीब रखा और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। काव्या की हालत ऐसी हो गई कि उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। उसका दिल और दिमाग दोनों तेजी से धड़क रहे थे। आर्यवीर की हर नज़दीकी उसे अंदर तक हिला रही थी और वो उस एहसास से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर बहुत सारी बेचैनी और भावनाएं साफ झलक रही थीं, जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो उस पल में पूरी तरह से डूबी हुई थी। आर्यवीर ने एक पल के लिए काव्या के सीने से हाथ हटाया और अपनी बाहों का घेरा उसके आसपास तंग करते हुए उसे बेड पर उठाकर बिठा लिया। काव्या का रेशमी लहंगा बेड पर फैल गया और वो अब आर्यवीर के ठीक सामने उसकी आंखों में आंखें डाले बैठी थी। आर्यवीर की नज़रें काव्या के गुलाबी होंठों पर टिक गईं, जो बार बार खुल और बंद हो रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर उसके मुंह में शब्द नहीं निकल पा रहे थे। आर्यवीर उसके चेहरे को दोबारा अपने हाथों में लिया और इस बार बिना कुछ सोचे उसने होंठ काव्या के होंठों से मिला लिए। इस छून ने काव्या को हैरान कर दिया। आर्यवीर उसे बेहद करीब से महसूस कर रहा था, मानो वो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहता हो। काव्या ने पहले कभी ऐसा एहसास महसूस नहीं किया था। उसका पूरा वजूद कांप उठा और उसने अपने हाथ आर्यवीर के चौड़े कंधे से हटाकर उसकी कमर के आसपास लपेट लिए। आर्यवीर उसे अपने और करीब खींचना चाहता था। वो काव्या के होठों को बेहद प्यार और नरमी से चूम रहा था। काव्या ने भी हिम्मत जुटाई और आर्यवीर के इस प्यार का जवाब देने लगी। इस नज़दीकी ने काव्या को हर फिक्र से दूर कर दिया। काव्या की घबराहट अब धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने आर्यवीर को मजबूती से थाम रखा था। वो खुद को आर्यवीर के करीब महसूस कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि आर्यवीर की सफ़ेद कमीज उसके बीच बड़ी रुकावट है। उसने कांपते हाथों से आर्यवीर के सीने पर लगे बटनों को खोलना शुरू किया। उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं। काव्या ने जब पहला बटन खोला तो उसका नाखून आर्यवीर के सीने की सख्त त्वचा से टकराया, जिससे आर्यवीर के अंदर करंट सा दौड़ गया। आर्यवीर ने देखा काव्या अब खुद आगे बढ़कर उसकी शर्ट के बटन खोलने की कोशिश कर रही है। उसकी यह हरकत आर्यवीर के लिए किसी सुखद हैरानी से कम नहीं थी। उसने काव्या के होठों को छोड़ा और गहरी सांस लेते हुए उसने अपने सीने से थोड़ा अलग किया। काव्या की आंखें पूरी तरह खोई हुई थीं। वो हैरानी से आर्यवीर को देखने, जैसे उसे ये दूरी बिल्कुल पसंद न आ रही हो। आर्यवीर के चेहरे पर एक जीत जैसी मुस्कान फैल गई। उसने अपने हाथ पीछे ले जाकर अपनी शर्ट के बटन एक ही झटके में खोले और कमीज उतार कर बेड के दूसरे कोने में फेंक दी। अब आर्यवीर का चौड़ा और कसरती सीना काव्या की नज़रों के सामने था, जिस पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। काव्या ने बिना सोचे अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्यवीर के सीने पर उंगलियां फेरने लगी। आर्यवीर ने उसकी इस हिम्मत पर उसे दोबारा अपनी तरफ खींचा और इस बार उसका नंगा सीना काव्या के बेहद करीब आ गया। काव्या के मुंह से एक धीमी सी आवाज़ निकली, जिसने आर्यवीर के एहसास को और भी गहरा कर दिया। आर्यवीर ने काव्या के दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर बेड के पीछे टिका दिया और खुद उसके करीब झुक गया। वो बहुत प्यार और हक से उसे चूमने लगा। अब आर्यवीर का एक हाथ काव्या की कमर से होते हुए धीरे धीरे उसके लहंगे के ब्लाउज के हुक की तरफ बढ़ा। जैसे ही काव्या को आर्यवीर के हाथ का एहसास हुआ, वो थोड़ा कांप उठी। उसने घबरा कर नाव में जोर जोर से गर्दन हिलाई और आर्यवीर के हाथों को रोकने की कोशिश की। नहीं आर्यवीर प्लीज, उसके लहजे में शर्म और घबराहट साफ थी। आर्यवीर ने एक पल के लिए खुद को रोकर थोड़ा ऊपर होकर काव्या के चेहरे की तरफ देखा, जो उस वक्त शर्म से लाल हो रही थी। उसने बहुत प्यार से काव्या की नाक
को चूमा और मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, काव्या अब कैसा डर, देखो मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। उसका लहजा थोड़ा शरारती था। अब मेरा भी हक है ना कि मैं अपनी दुल्हन को करीब से देखूं। काव्या ने अपनी नज़रें झुका लीं और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती हुई हल्के से बोली, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यवीर ने उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर उठा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कैसी शर्म, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा सुकून हो तुम पर। अब मेरा पूरा हक है। आज की रात हमारे बीच कोई झिझक नहीं हो रहनी चाहिए। काव्या की खामोशी को उसकी रजामंदी समझते हुए आर्यवीर ने बहुत नरमी से उसके ब्लाउज हुक खोल दिया और आर्यवीर एक पल के लिए देखता रह गया। काव्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम बहुत सुंदर हो काव्या, उसने तारीफ करते हुए कहा। काव्या ने तुरंत अपने दोनों हाथ आगे रख कर खुद को छुपाने की कोशिश की और शर्म से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। आर्यवीर ने उसके चेहरे को धीरे से हटाया और अपने करीब कर लिया। अब वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और काव्या को आर्यवीर के शरीर की गर्माहट महसूस हो रही थी। आर्यवीर झुका और उसे बहुत प्यार से काव्या को चूमा। इस छुअन के एहसास इतना गहरा था कि काव्या का पूरा शरीर से हर उठा। उसने अनजाने में ही आर्यवीर को मजबूती से थाम लिया और उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली। आर्यवीर का ये अंदाज काव्या की धड़कनों को बढ़ा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आर्यवीर ने महसूस किया कि काव्या अब पूरी तरह से इस पल में उसका साथ दे रही है। उसने काव्या के प्रति अपने प्यार को और बढ़ा दिया। वो बेहद नरमी से उसे अपने करीब महसूस कर रहा था, उसके साथ वक्त बिता रहा था। काव्या की घबराहट अब बढ़ने लगी थी, उसकी सांसें तेज थीं। वो बार बार आर्यवीर का नाम ले रही थी। कुछ देर बाद आर्यवीर थोड़ा सा पीछे ताकि काव्या को संभलने का मौका मिल सके। काव्या की आंखें अभी भी बंद थीं और वो तेज सांसें ले रही थी। काव्या मेरी तरफ देखो, आर्यवीर ने नरमी से कहा। काव्या ने अपनी भारी पलकें उठाईं और उसकी आंखों में अब घबराहट की जगह आर्यवीर के लिए ढेर सारा प्यार और चाहत झलक रही थी। क्या मैं वाकई आपको इतनी अच्छी लगती हूँ? उसने दबी आवाज़ में पूछा। आर्यवीर ने उसके माथे को चूमा और बोला, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो। आज के बाद काव्या और आर्यवीर दो अलग इंसान नहीं रहेंगे। काव्या ने मुस्कुराकर खुद को आर्यवीर के बाहों में छुपा लिया। आर्यवीर उसे एक बार फिर अपने गले से लगाया और उसके बीच का रिश्ता पूरी तरह जुड़ गया। वो रात भर काव्या पर अपना सारा प्यार लुटाता रहा। उस वक्त काव्या के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आर्यवीर का ही ख्याल था। वो बाकी सब कुछ भूल चुकी थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो आर्यवीर की पत्नी है और खुद को पूरी तरह उसे सौंप चुकी थी। जैसे ही आर्यवीर ने अपना बनाया, वो दिलो जान से उस पर पूरी तरह समर्पित हो गई।